नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और कक्षा 11 की पुस्तक का जो हम अध्ययन कर रहे थे उसी क्रम में आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 4, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण। तो देखिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे बिना स्किप कीजिए देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले संबंधित वीडियो से जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर प्राप्त हो जाए। तो देखिए, भूमिका में हम सबसे पहले देख लेते हैं। मानव जीवन का अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर है। आदिकाल से मनुष्य प्रकृति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता आ रहा है। प्रकृति ने अपने प्रकार के जैविक तथा अजैविक पदार्थ दिए हैं, उन्हें मानव अपने ज्ञान एवं तकनीक से उपयोग में लेता है। ये सभी प्रकृति प्रदत्त पदार्थ जिन्हें मानव अपने उपयोग में लेता है प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। प्रकृति अथवा प्राकृतिक वातावरण न केवल इन संसाधनों को उत्पन्न करती है अपितु इन्हें निरंतर बनाए रखने का भी कार्य करती है, किंतु जब इनका अत्यधिक शोषण होने लगता है तब इनके समाप्त होने का संकट आ जाता है। इसी कारण इनके संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे न केवल वर्तमान की आवश्यकता पूर्ण हो अपितु ये संसाधन भविष्य के लिए भी बचे रहे। प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत वन, मृदा, जल, वन्यजीव एवं खनिज संसाधनों का राज्य में वर्तमान स्वरूप एवं उनके संरक्षण का संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, वन संसाधन। वन संसाधन के अंतर्गत वन अथवा प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति प्रदत्त संपदा है, जो एक ओर मानव के अनेक उपयोग में आते हैं तो दूसरी ओर पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वनों से अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं जैसे इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला, प्लाईवुड, बांस, बेत, लुगदी, शहद, सेल्यूलोज, पशुओं का चारा, गोंद, रबर, लाख, कत्था, रेशेदार पदार्थ, अनेक प्रकार की औषधियाँ आदि तो प्राप्त होती ही हैं, साथ में ये अनेक जीव जंतुओं एवं वनस्पति समूहों को प्रश्रय देकर अनेक प्रजातियों को नष्ट होने से भी बचाती हैं। राजस्थान की प्राकृतिक संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ भारत के अन्य राज्यों की तुलना में वनों का विस्तार अपेक्षाकृत कम है। राजस्थान में वन क्षेत्र का विस्तार 32,701 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 9.55% है। तो देखिए, जो नवीनतम 70वीं वन रिपोर्ट आई है, जो कि 13 जनवरी 2022 को रिलीज़ हुई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार जो राजस्थान राज्य में कुल वन क्षेत्र है उसका 9.60% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। तो ये थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। 9.55 ये पुराना डेटा है, वर्तमान में है 9.60%। तो देखिए, ये कुल कितना है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे कि वन क्षेत्र का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। प्रतिशत मैंने आपको बता दिया, 9.60% राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.60% भाग पर वन क्षेत्र विस्तृत है। यह प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित 33.33% से बहुत कम है। राज्य में वन क्षेत्रों के सीमित विस्तार का कारण यहाँ कम वर्षा होना, उच्च तापमान, मरुस्थलीय क्षेत्रों का अधिक विस्तार, अनियंत्रित पशुचारण तथा मानव द्वारा किया जाने वाला वनोन्मूलन भी है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय वन नीति थी जो कि 1952 के अंतर्गत आई थी, उसमें ऐसा था कि जो कुल देश में वन भूमि है उसके 33% भूभाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। पर्वतीय प्रदेशों में 65% भाग पर, मैदानों में 20 से 25% भाग पर वन होने चाहिए, जो कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार था। तो देखिए, अरावली प्रदेशों में अगर पूछा जाता है कि 1952 की वन नीति के अनुसार अरावली प्रदेशों में वन का प्रतिशत होना चाहिए, तो कुल उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 65% भाग पर होना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में 20 से 25% तक, और देश में कुल वन भूमि का 33% भूभाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। किंतु इससे यह तात्पर्य नहीं कि यहाँ वनों का क्षेत्र कम हो रहा है, अपितु 15 वर्षों में यहाँ के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 में जहाँ राज्य में वन क्षेत्र का
प्रतिशत 6.85% था, वह वर्ष 31 मार्च 2003 में 9.55% हो गया और वर्तमान स्थिति तक जो 13 जनवरी 2022 को रिपोर्ट जारी हुई है उसमें राजस्थान में 9.60% वन क्षेत्र है। और इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में 24.25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए 9.60% वन क्षेत्र है और 24.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है राजस्थान के वनों में। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर ज़िले में है। तो देखिए डेटा बदल चुका है, तो आप ये जो दिए हुए हैं डेटा तो उसके अनुसार आप नवीनतम वन रिपोर्ट में देखिए और उससे आप लिंक करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर ज़िले में भी है, वर्तमान में भी उदयपुर ज़िले में ही है। इसके बाद 12 ज़िले में इसका विस्तार 2239 वर्ग किलोमीटर, ये देखिए चेंज हो गया है। इसके पश्चात चित्तौड़गढ़ और करौली ज़िले में है। सबसे कम वन क्षेत्र चूरू ज़िले में है जिसका विस्तार 71 किलोमीटर है। राज्य के 500 वर्ग किलोमीटर से कम वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं झुंझुनू, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, हनुमानगढ़, जालोर, नागौर, टोंक और राजसमंद। तो देखिए अब आपको करना ये है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर तो है, लेकिन उसके में कितने वर्ग किलोमीटर में वन है, उसके बाद किसका स्थान आता है, उसमें कुल वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कितना है और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है और राज्य में 500 वर्ग किलोमीटर से कम वन क्षेत्र वाले कौन से ज़िले हैं। ये नवीनतम जो अपडेट हुआ है उसके अनुसार आप उसको देखिएगा। तो अब देखते हैं हम प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में वनों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। आरक्षित वन जिसे रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, जिन पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है, अर्थात ना तो आप वहाँ वनों को काट सकते हैं ना ही पशुचारण किया जा सकता है। तो ऐसे जो वन क्षेत्र हैं, वर्तमान रिपोर्ट जो 2022 में वन रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार 37.05% क्षेत्र पर आरक्षित वन क्षेत्र है। सर्वाधिक जो आरक्षित वन क्षेत्र वो उदयपुर में है और न्यूनतम बीकानेर में है। उसके बाद जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं जिन्हें सुरक्षित वन कहते हैं, इनमें लकड़ी काटने, पशुचारण की सीमित सुविधा दी जाती है तथा इनको संरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया जाता है। इस प्रकार के जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनका क्षेत्रफल है 56.49%। सर्वाधिक 12 में है और न्यूनतम चूरू जिले में है। इसके बाद जो अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आते हैं जिसके अंतर्गत वो सभी शेष वन सम्मिलित किए जाते हैं जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इस प्रकार के जो अवर्गीकृत वन है उनका क्षेत्रफल है 6.46%। सर्वाधिक बीकानेर में है और न्यूनतम सीकर में है। तो देखिए जो आरक्षित वन क्षेत्र है उनका क्षेत्रफल है 37.05%, रक्षित है 56.49% और अवर्गीकृत है 6.46% वन क्षेत्र। सर्वाधिक आरक्षित उदयपुर में है और न्यूनतम है बीकानेर में। फिर सर्वाधिक रक्षित है 12 जिले में और न्यूनतम है चूरू जिले में। सर्वाधिक अवर्गीकृत बीकानेर जिले में है और न्यूनतम है सीकर जिले में। तो ये नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार है जो कि 70वीं वन रिपोर्ट है, 13 जनवरी 2022 को जारी हुई है। वन एवं जो पर्यावरण संस्थान है देहरादून के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखिए इसमें जो आंकड़े संग्रहित करने का काम है वो तो वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा किए जाते हैं देहरादून के द्वारा, लेकिन जो भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून के अंतर्गत है उसके द्वारा आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, लेकिन भारतीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। भौगोलिक दृष्टि से वनों की प्रकृति एवं उनके उपलब्ध वनस्पति समूहों के आधार पर राजस्थान के वनों को 3 वृहद श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला तो हमने देखा था वो वर्गीकरण दिया गया था,
प्रशासनिक आधार पर। अब हम देखेंगे जलवायु के आधार पर। तो भौगोलिक दृष्टि से वनों की प्रकृति और उनमें उपलब्ध वनस्पति समूह के आधार पर राजस्थान के वनों को 3 वृहद श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। इस प्रकार के वन पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में है। इसमें कांटेदार वृक्ष झाड़ियाँ प्रमुख होती हैं। इन वनों में खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, बबूल, केर आदि के वृक्ष मिलते हैं। इनमें खेजड़ा एक बहुत उपयोगी वृक्ष है जिसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्षमी वृक्ष या जांटी भी कहा जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिप सिनेरिया। प्रोसेपिप सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है खेजड़े का। शमी या जांटी वृक्ष और प्रोसेपिप सिनेरिया इसके वैज्ञानिक नाम है। इसकी पत्ती के जो चारे होते हैं उसको स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं। इसकी जो फली होती है जिससे सब्जी बनाई जाती है उसे सांगरी कहा जाता है और इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। अब दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। इस प्रकार के वन अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तर और पूर्वी ढालों पर विशेषकर विस्तृत हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी इन वनों का विस्तार है। इन वनों में धोकड़ा, गूलर, आम, बरगद, पलाश, बांस, आंवला, ओक, थोर, केर, सेमल आदि मिलते हैं। दक्षिणी राजस्थान में सागवान की उपयोगी लकड़ी इन्हीं वनों से प्राप्त होती है। तो देखिए, सागवान के मुख्यतः जो वन पाए जाते हैं वो बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। सागवान के वृक्ष मुख्यतः बांसवाड़ा जिले में। अब देखिए, तीसरा जो प्रकार है उप उष्ण पर्वतीय वन। इस प्रकार के वन राजस्थान में केवल सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में है। इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। इन वनों में सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है। सामान्य रूप से राजस्थान में शुष्क सागवान वन, सालर वन, ढाक वन और पलाश के वन, मरुस्थलीय वनस्पति, शुष्क पतझड़ वन और मिश्रित वन मिलते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में शीशम के वृक्ष भी पर्याप्त हैं। वन संसाधनों का प्राकृतिक एवं आर्थिक महत्व। वन एक प्राकृतिक संसाधन है जिनका बहुमुखी उपयोग है। वन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों का पर्यावरणीय महत्व निम्न तथ्यों से है। देखिए, प्राकृतिक सुंदरता में अभिवृद्धि करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, जलवायु को सम बनाते हैं, तापमान में वृद्धि भी रोकते हैं, आर्द्रता में वृद्धि कर वर्षा में सहायक होते हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं। वनों का आर्थिक महत्व भी अत्यधिक है। राज्य में वनों से लगभग 45,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। तो देखिए, जो भी डेटा दिया हुआ है वो परिवर्तनशील है, तो उसमें तथ्यों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो मुख्यतः मोटी मोटी बातें हैं वो लगभग समान ही रहती हैं। तो तथ्यों को विशेषकर आप डेटा जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको एक बार देख, अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उन आंकड़ों को जो लेटेस्ट अपडेट है उनको ही देख कर जाएं। राजस्थान के वनों से जो मुख्य उपजें प्राप्त होती है वे इमारती लकड़ी जैसे सागवान, धोकड़ा, सालर, शीशम, बबूल आदि से, ईंधन हेतु लकड़ी और कोयला, तेंदुपत्ता जिसका उपयोग बीड़ी बनाने में होता है। तो देखिए, ये मुख्यतः प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बीड़ी बनाने में किसका उपयोग मुख्यतः होता है, तो तेंदुपत्ते का। बांस, गोंद, कत्था, लाख, घास, खस, महुआ एवं अनेक प्रकार की औषधियों के स्रोत है। इसके अतिरिक्त वनों से आंवला, केर, बेर, शहद, मोम, तेंदु और अनेक कंदमूल प्राप्त होते हैं। वास्तव में वनों का उपयोग बहुमुखी है और प्राकृतिक संसाधनों में एक मूल्यवान संसाधन है। तो देखिए, वन किस प्रकार के संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। वन संरक्षण की अब आवश्यकता क्यों है? तो राजस्थान में वनों की सीमित उपलब्धता और उनके तीव्र गति से हो रहे विनाश के कारण जो समस्याओं का जन्म हो रहा है वो किस प्रकार की समस्याएं हैं? पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना, वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता में कमी, तापमान में वृद्धि, वर्षा में कमी, मृदा अपरदन में वृद्धि, बाढ़ प्रकोप में वृद्धि, भूमि की उर्वरता में कमी, वन्य जीवों की प्रजातियों का नष्ट होना, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, वनों से प्राप्त पदार्थों का उपलब्ध न होना आदि उपयुक्त कारणों से जो राजस्थान राज्य है उसमें वन संरक्षण अति आवश्यक है। अब देखिए, वनों का संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो वनों का संरक्षण अथवा उनका विकास और विस्तार वर्तमान की मुख्य आवश्यकता है। इस दिशा में अनेक सरकारी प्रयत्न किए जा रहे हैं, साथ में सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। वन संरक्षण हेतु कुछ उपाय हैं जो निम्नांकित हैं। नियंत्रित एवं उचित विधि से कटाई।
वनोन्मूलन का प्रमुख कारण अनियंत्रित कटाई है। वनों की कटाई इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे वनों का विनाश भी न हो और लकड़ी आदि पदार्थ भी प्राप्त होते रहें। इसके लिए परिपक्व वृक्षों की कटाई, वृक्षों की शाखाओं की कटाई के पश्चात वृद्धि के लिए उन्हें पुनः छोड़ देना और वनों का आनुपातिक विकास आवश्यक है। वनों का आग से बचाव, कृषि, आवास एवं अन्य विकास कार्य हेतु वनों के विनाश पर रोक, बांधों से वनों के जलमग्न होने से बचाव, वनों का पर्यटक स्थलों के रूप में विकास, वृक्षारोपण अथवा पुनः वन लगाना, वनों में अनियंत्रित पशुचारण पर रोक, वन संरक्षण में प्रशासन की सक्रिय भूमिका। तो देखिए, आप प्रीवियस ईयर्स के अगर पेपर देखेंगे तो इस प्रकार के तथ्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि वन उन्मूलन के प्रमुख कारण क्या क्या हैं या वनों के विनाश के प्रमुख कारण क्या क्या है। तो इस प्रकार से कूट मिलान करके और इसी प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे वनों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास करना, वृक्षारोपण, नियंत्रित पशुचारण पर रोक और बांधों से वनों के जलमग्न होने से बचाव। तो इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें एक नकारात्मक ऑप्शन दिया जाता है और उसी प्रकार से हमें उसको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के अनुसार हमको अपना आंसर क्लिक करना होता है। तो देखिए, ये दिखने में बहुत साधारण दिखते हैं कि ये 11वीं की कक्षा के स्तर के बालकों के लिए पुस्तक है, तो भाषा उसकी उसी प्रकार से है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम परीक्षा की तैयारी करते समय स्किप कर देते हैं, ये हमारे लिए एक भूमिका की कार्य करती है। तो आपको इन वीडियो को अवश्य ही देखना चाहिए। तो प्रशासन द्वारा ही जब वन संरक्षण संभव है, क्योंकि सरकारी विभागों को ही वन संरक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। प्रशासन वन संरक्षण में निम्न कार्य संपादित कर सकता है: वन संबंधी कानूनों को लागू करना, वनों का सर्वेक्षण करना, वन विकास के क्षेत्रों का निर्धारण करना, वनों को आग से बचाना, वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन करना, वन उत्पादनों पर सरकारी नियंत्रण, वन संरक्षण हेतु जागरूक करना तथा प्रोत्साहन देना इत्यादि। सामाजिक एवं स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा वन संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो वन संरक्षण में सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जन जागृति पैदा करना, वृक्षारोपण तथा वनों की उचित देखभाल करके वन संरक्षण में महती भूमिका निभाई जा सकती है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम तथा हरित राजस्थान कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संस्थाएं सफल बना सकती हैं। तो देखिए, जो सामाजिक वानिकी योजना थी वो लागू हुई थी 1985-86 में, और हरित राजस्थान योजना जो 2009 में प्रारंभ की गई थी। ये वनों के संरक्षण से संबंधित प्रमुख योजनाएं हैं। उचित वन प्रबंधन द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है वन सर्वेक्षण, वनों का वर्गीकरण, वनों का उचित आर्थिक उपयोग, वनों की प्रशासनिक व्यवस्था, पर्यटन हेतु वनों का उपयोग, सामाजिक वानिकी, वन अवबोध कार्यक्रम, वन अनुसंधान एवं वन विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना इत्यादि। उपयुक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में सरकार ने वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। इसके अंतर्गत वनोन्मूलन पर रोक, वृक्षारोपण जिसमें अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, सामाजिक वानिकी का विस्तार, मरुस्थलीय क्षेत्रों में काजरी, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो कि जोधपुर में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो काजरी कहाँ पर है? वो है जोधपुर में। उसकी सहायता से वृक्षों को लगाना, ग्राम्य वन सुरक्षा प्रबंध समितियों का गठन, वन विकास अभिकरणों का गठन, प्रकृति पर्यटन को प्रोत्साहन तथा हाल ही में चलाए जा रहे हरित राजस्थान कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मृदा संसाधन। तो मृदा जिसे सामान्य रूप से मिट्टी कहा जाता है, भूमि की ऊपरी सतह होती है जो चट्टानों के टूटने, फूटने और विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति तथा जैविक प्रभावों से विकसित होती है। यह एक अनवरत प्रक्रिया का प्रतिफल होती है। इस प्रक्रिया में अनेक भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं तथा उसमें जीव अंश एवं वनस्पति के अंश सम्मिलित होकर उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं जो कृषि के लिए आधार होती है। अतः यह एक प्राकृतिक संसाधन है। राजस्थान की अधिकांश मृदा जलोढ़ अर्थात जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी एवं वातोड़ अर्थात वायु द्वारा जमा की गई मिट्टी है। अरावली की ढालों पर कंकड़ युक्त सतह है, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठार के भाग में काली एवं लाल मृदा है। राजस्थान की मृदाओं का उनके उपजाऊ पर कृषि के लिए उपयुक्तता एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर निम्नांकित प्रकारों से विभक्त किया गया है। तो देखिए, मृदा के कौन कौन से प्रकार होता है, जैसे जलोढ़ मृदा, जिसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। पूर्वी राजस्थान
राजस्थान में नदियों द्वारा जमा की गई मृदा, इसका रंग कहीं लाल कहीं भूरा होता है तथा उत्पादकता की दृष्टि से यह उत्तम होती है। लाल और पीली मृदा यह सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भाग में तथा अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। इसमें लोहांश की प्रधानता तथा कार्बोनेट की कमी होती है। लाल लोमी मृदा, यह मृदा उदयपुर जिले के मध्य और दक्षिणी भाग में और डूंगरपुर में मुख्यतः मिलती है। इसकी उत्पादकता सामान्य होती है। लाल और काली मृदा, यह भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में विस्तृत है। यह लाल मृदा मालवा की काली मिट्टी का विस्तार है। कपास, मक्का आदि के लिए उपयुक्त होती है। मध्यम प्रकार की काली मृदा हाड़ौती के पठार में विस्तृत है। गहरे भूरे रंग से काले रंग तक होती है। कपास, मूंगफली तथा दालों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। रेतीली मृदा यह पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में विस्तृत है। इसमें फॉस्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है और पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल भी देती है। अब देखिए, मृदा संरक्षण किसी देश की, प्रदेश अथवा क्षेत्र के कृषि का आधार विकास का आधार कृषि है। तो सामान्यतः यह माना जाता है कि मृदा एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होता और प्रकृति इसे संरक्षित करती रहती है। किंतु वास्तविक सत्य इससे भिन्न है, अर्थात मृदा का निरंतर विनाश होता रहता है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से मृदा नष्ट होती जा रही है, जो एक ऐसा संकट है जिसका निराकरण यदि समय पर नहीं हुआ तो विनाश का कारण बन जाएगा। इसी कारण मृदा का संरक्षण भी आवश्यक है। मृदा की सबसे बड़ी समस्या मृदा अपरदन, सोइल इरोजन है, अर्थात जल से, वायु से तथा सामान्य प्रक्रिया से मृदा का कटाव होता जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपरदन की समस्या है, तो चंबल नदी के क्षेत्रों में जल अपरदन से हजारों हेक्टेयर भूमि बीहड़ में बदल गई है, जिसे उत्खात भूमि कहते हैं। वो चंबल के बेसिन में पाई जाती है। भूमि की लवणता एवं भूमि पर जल प्लावित होना वर्तमान में नहरी सिंचित क्षेत्रों की प्रधान समस्या है, जिसे सेम की समस्या कहा जाता है। इसी प्रकार भूमि का उपजाऊपन कम हो जाना संपूर्ण राज्य की समस्या है, अतः भूमि का उचित संरक्षण अति आवश्यक है। तो देखिए, अब मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले है वनस्पति आवरण का विकास। मृदा के कटाव को रोकने के लिए भूमि को संगठित रखना आवश्यक है। इसका सबसे सार्थक उपाय वृक्षारोपण है, क्योंकि वृक्ष की जड़ें भूमि को संगठित रखती है और भूमि का कटाव नहीं होने देती। इसके लिए संरक्षित वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। हरित पट्टियों का विकास एक उपयुक्त कदम है। पट्टीदार कृषि, स्ट्रिप क्रॉपिंग विधि से फसलों की समोच्च रेखाओं पर पंक्ति में इस प्रकार बोया जाता है कि प्रवाहित जल का वेग कम हो जाता है तथा प्रवाहित मृदा अपरदन रोधी पट्टिकाओं में जमा हो जाती है। फसल चक्रीकरण, क्रॉप रोटेशन, यदि एक प्रकार की फसल निरंतर उगाई जाएगी तो भूमि के अनेक रासायनिक अथवा जैविक तत्व कम हो जाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। पशुचारण पर नियंत्रण, अनियंत्रित पशुचारण भूमि कटाव का प्रमुख कारण है। इसे नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। रासायनिक उर्वरकों का सीमित प्रयोग, निरंतर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है, अतः रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग उत्तम रहता है। उपयुक्त विधियों के अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण, स्थानांतरण कृषि पर प्रतिबंध, अवनालियां नियंत्रण, उचित भूमि उपयोग तथा मृदा प्रबंधन भी किया जाना आवश्यक है। अब देखेंगे जल संसाधन। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर केवल मानव ही नहीं अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत निर्भर है। राजस्थान जैसे राज्य के लिए जल का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि इसका आधे से अधिक भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है। इस प्रदेश में सूखा और अकाल सामान्य है और प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ जिले सूखे की चपेट में आ जाते हैं। अनेक मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध होने में भी कठिनाई होती है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के जल संसाधनों के विकास हेतु समुचित प्रयत्न किए गए और वर्तमान में भी किए जा रहे हैं, किंतु राज्य की प्राकृतिक परिस्थितियों, विशेषकर जलवायु की प्रतिकूलता के कारण इसमें कठिनाई आ रही है। वर्तमान में राज्य में न केवल
स्वयं के जल संसाधनों का उपयोग कर रहा है, अपितु पड़ोसी राज्यों से भी जल प्राप्त कर रहा है। राजस्थान में जलापूर्ति के लिए जो जल संसाधन उपलब्ध हैं उनमें नदियाँ, झीलें, तालाब और भूमिगत जल प्रमुख है। राज्य में जल संसाधनों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार से है। सतही जल संसाधन। राजस्थान के सतही जल संसाधनों में नदियाँ, झीलें और तालाब प्रमुख है। ये स्रोत प्राकृतिक है, किंतु इनसे नहरें निकालकर इनके जल का व्यापक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। नदियों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ नदियाँ कम हैं और चंबल के अतिरिक्त कोई भी नदी वर्ष पर्यंत प्रवाहित नहीं होती। चंबल के अतिरिक्त अन्य सभी नदियों में जल प्रवाह सीमित है, वे वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। राज्य की प्रमुख नदियाँ चंबल, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, बेड़च, साबरमती, गंभीरी, सूकड़ी, काली सिंध, पार्वती, परवन, मेच आदि हैं। इन नदियों का जल प्रयोग सीधे नदियों से तथा इन पर बनाए गए बांधों से निकाली गई नहरों के माध्यम से किया जाता रहा है। राज्य में नदियों की उपलब्ध मात्रा का लगभग 40% जल का ही उपयोग किया जा रहा है। झीलें राजस्थान में जलापूर्ति का माध्यम है और यह सतही जल संसाधनों में महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की और मीठे पानी की। मीठे पानी की झीलें पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल प्रदान करती है। राज्य की प्रमुख जो मीठे पानी की झीलें हैं जयसमंद, पिछोला, फतेहसागर, उदयपुर में, राजसमंद में, आना सागर, पुष्कर अजमेर में, सिलीसेड अलवर, कोलायत बीकानेर, नवलखा झील बूंदी, गेब सागर, देखिए गोब सागर नहीं गेब सागर है डूंगरपुर में, कायलाना और बालसमंद झील जोधपुर में, बेरठा बांध जिसे बंद बारेठा कहा जाता है वो भरतपुर में, राजगढ़, जयपुर, नक्की झील, माउंट आबू सिरोही में आदि प्रमुख झीलें हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में अनेक छोटी झीलें भी हैं जो जल उपलब्ध कराती हैं। तालाब राजस्थान में जल का एक अच्छा स्रोत है। इसमें वर्षा का जल एकत्र कर उसका उपयोग सिंचाई एवं पेयजल के रूप में किया जाता है। राज्य में लगभग 450 तालाब एवं जलाशय हैं। अब देखेंगे भूजल संसाधन। राजस्थान में जल संसाधनों में भूजल महत्वपूर्ण है और इनका उपयोग सदियों से जल प्राप्ति में किया जाता है। यद्यपि राज्य में भूजल की उपलब्धता सीमित है और जल स्तर भी नीचे है। राज्य में अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर जिलों में 50% से भी अधिक उपलब्ध भूमि जल का उपयोग में लिया जा रहा है। दूसरी ओर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू में भी जल स्तर कम हो जा रहा है। वर्तमान में ट्यूबवेल द्वारा गहराई से भूजल निकालकर सिंचाई की जा रही है। राज्य में लगभग 70% सिंचाई नल एवं नलकूप से की जा रही है। केंद्रीय भूजल विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 88,632 लाख क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष भूमि जल उपलब्धता की संभावना है। भूजल का एक अन्य पहलू यह है कि तीव्र गति से हो रहे शोषण के परिणाम स्वरूप जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। भूजल उपलब्धता एवं जल स्तर के आधार पर राज्य को 595 खंडों में विभक्त किया गया है, जिनमें से 206 ब्लॉक चिंताजनक स्थिति में है तथा इनकी संख्या निरंतर अधिक होती जा रही है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान में जल संसाधन सीमित है, अतः उनका संरक्षण एवं उचित उपयोग किया जाना अति आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। इससे आगे का जो पार्ट है हम अगले पार्ट में देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।